हेलो बच्चों, कैसे हो? तो अपने 10th चैप्टर कर रहे थे जियोग्राफी एनसीईआरटी का। ठीक है, 12th क्लास, कक्षा 12वीं। कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक अपनी चल रही थी, जो फर्स्ट बुक अपने कर रहे हैं, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसमें चैप्टर 10 पे आप आगे थे और परिवहन तथा संचार अपना चैप्टर चल रहा था। इससे पहले वाले चैप्टर मैंने आपको कराए हैं, उसमें मैंने व्हाइट बोर्ड का यूज़ नहीं किया। आज व्हाइट बोर्ड लेके वीडियोस बना रहा हूँ। तो यहाँ पर अपनों सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा जल परिवहन कर लिया था। आज वायु परिवहन से अपने करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने वायु परिवहन। देखो, वायु परिवहन का मतलब परिवहन मैंने आपको बताया था। परिवहन किसे कहते हैं? आवागमन का साधन होता है परिवहन। परिवहन कई प्रकार का होता है। एक सड़क परिवहन, दूसरा जल परिवहन, वायु परिवहन, और एक अपनों ने कौन सा पढ़ा था, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, आप याद कर लेना। तो आज अपने वायु परिवहन करने वाले हैं। ठीक है, वायु परिवहन की कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख दिए। ये पॉइंट्स जो है ना, ये एक तरीके से नोट्स फॉर्म में ही है। ठीक है, आप इसको चाहे कॉपी पे उतार लेना, मतलब एक तरीके से शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे ये। अगर आप बुक की थ्योरी पढ़ लोगे, थ्योरी पढ़ने के बाद इस नोट्स को पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं वो थ्योरी आपको रिकॉल हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो वायु परिवहन में सबसे पहले हम बात करेंगे हवाई जहाज की। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब आपने देखा होगा। तो वायु परिवहन की सबसे पहले मैंने ये कुछ विशेषताएं लिख दी हैं। ठीक है, सबसे पहली विशेषता, ये वायु परिवहन जो होता है, ये तीव्रतम साधन होता है। तीव्रतम साधन यानी ये परिवहन का तेज साधन होता है। भाई, अपने जहाज पे कब जाते हैं? छुट्टियां मनाने जहाज पे जाते हैं। तो जहाज पे छुट्टियां मनाने कब जाएंगे? जब हमारे पास बथेरा टाइम होगा, बहुत ज्यादा टाइम होगा, तो हम जाएंगे जहाज पे। 4-5 दिन होंगे तो हम जाएंगे ट्रेन पे। 1-2 दिन होंगे तो हम जाएंगे बस पे। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, 4-5 घंटे हैं, और आपको जाना है कहीं दूर, तो आप किसका यूज करते हो? वायु परिवहन का यूज करते हो। ठीक है, और दूसरी इसकी विशेषता, ये महंगा होता है। यानी जहां पर आप ट्रेन में 40-50 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर छोड़ो, आप मानो 400-500 किलोमीटर, ट्रेन में अगर यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, ये हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ से आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में जब जाओगे आप, तो दिल्ली का खर्चा आपका लगभग ट्रेन में कितना लग जाता है? 700-800 रुपए। लेकिन अगर अपने वायु परिवहन का यूज करेंगे, तो ये हजारों में खर्चा आता है। तो वायु परिवहन जो होता है वो महंगा होता है। पहली विशेषता, तीव्रतम साधन है, तेज है, लेकिन तेज के साथ साथ ये महंगा होता है। अब तेज है तो इसका समय कम लगता है। यानी अगर कम समय में अपने को कहीं पहुंचना है, कोई इमरजेंसी है, मान लो आपका कल इंटरव्यू है, तो आज आप आज निकल ही नहीं सकते हो, आपको कल ही निकलना है, कल सुबह निकलना है, शाम को इंटरव्यू है, तो आपको वायु परिवहन का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कम समय में पहुंचा देगा। तीसरी बात करें तो लंबी दूरियों को आसानी से तय करता है ये। लंबी दूरियों को बाकी के साधन भी तय करते हैं, लेकिन बाकी के साधन में समय ज्यादा लगता है, इसमें समय कम लगेगा। और अंतिम इसकी विशेषता आ जाएगी स्थल रूप अवरोध। यानी कुछ इलाके जो होते हैं वो पहाड़ी इलाके होते हैं, जहाँ पे ट्रेनें चल नहीं सकती हैं। कुछ इलाके नदियाँ, पठारों वाले इलाके होते हैं, वहां पर ट्रेनें नहीं चल सकती, रेल की पटरी बिछाई नहीं जा सकती है, बसें नहीं चल सकती हैं। तो वहां पर क्या यूज होता है? वहां पर वायु परिवहन ही ज्यादातर यूज होता है। उदाहरण के लिए अपने वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी जब जाते हैं तो आपने देखा होगा, जब आप वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हो तो नीचे से कुछ हेलीकॉप्टर भी ऊपर लेके आते हैं श्रद्धालुओं को। तो कहीं ना कहीं किसका यूज होता है? वायु परिवहन का यूज होता है। अगर हिस्ट्री की बात की जाए, इतिहास की, अगर हिस्ट्री की बात की जाए, तो वायु परिवहन की शुरुआत कब होती है? इंडिया में होती है लगभग 1911 के आसपास। वायु परिवहन की शुरुआत कब हो रही है इंडिया में? लगभग 1911 के आसपास। कहां से कहां तक चला था सबसे पहला वायु सेवा? ये चला था इलाहाबाद से नैनी। दोनों स्थान के नाम है। इलाहाबाद तो फेमस है, आप जानते हो, जिसे आज प्रयागराज बोलते हैं, और दूसरा स्थान है नैनी का। ये इन दोनों के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वायु परिवहन हमारे भारत में प्रचलन में आया था। वायु परिवहन क्या यात्रियों को 10 किलोमीटर से यहाँ से वहां लेके गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। इलाहाबाद से नैनी तक जो पहला वायु परिवहन 1911 में चलता है भारत में, वो वायु डाक सेवा थी। यानी डाक टिकटों को वायु परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया गया था। ये अंग्रेजों ने चलाया था। 1911 में अंग्रेजों का शासन था, 1947 में हम आजाद होते हैं। तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर की वायु सेवा सबसे पहले भारत में चली थी, वायु डाक सेवा, जो जहां से वायु सेवा की भारत में शुरुआत होती है। लेकिन अगर वास्तविक विकास की बात करें, तो वायु सेवा का जो वास्तविक विकास है वो भारत में कब होता है? स्वतंत्रता के बाद में होता है। ठीक है, उसके बाद एक संस्था है जिसे बोलते हैं एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय वायु प्राधिकरण।
ये क्या काम करती है? देखो, सुरक्षित सक्षम वैमानिकी सेवाएं, यानी जो वायु परिवहन, जितने भी हवाई जहाज या जहाज वगैरह चलते हैं हमारे इंडिया में, उसका सुरक्षित रूप से चले, परिवहन के लिए सक्षम हो, यात्री परिवहन हो चाहे वो माल का परिवहन हो, और अच्छी खासी सेवाएं दे, इन सबको डिसाइड करने के लिए एक संस्था है जो इन सब के लिए उत्तरदायी होती है, कहीं ना कहीं जवाबदेह होती है। वो संस्था कौन सी है? एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी इन सब का अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो ये भारतीय वायु प्राधिकरण जो है ये उत्तरदायी है, ये बताता है कि क्यों गड़बड़ी हुई है, कैसे हुई है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो इस संस्था का नाम आप याद कर लेना, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं। उसके बाद एक अगला टॉपिक आता है अपना पवन हंस। देखो, पवन हंस जो है ना, अभी तक जो भी मैंने आपको वायु परिवहन के उदाहरण दिए सारे मैंने हवाई जहाज के उदाहरण दिए, लेकिन हेलीकॉप्टर भी तो चलते हैं। तो ये पवन हंस सेवा जो है ना, ये हेलीकॉप्टर सेवा है एक तरीके से। ठीक है, ये पर्वतीय सेक्टर पे ज्यादा चलती है। भारत में पर्वतीय सेक्टर कौन कौन से हैं? जब अपने भारत का मैप बनाते हैं, मान लो ये भारत का मैप मैंने बनाया, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर बन गया, ये राजस्थान, ये गुजरात, यहाँ से ये मैप बन जाएगा भारत का। ठीक है, ऐसा ही मैप मेरे को बनाना आता है। अब देखो, जम्मू कश्मीर का जो ये वाला इलाका हो गया, और ये जो असम वाला इलाका हो गया, और थोड़ा बहुत उत्तराखंड और हिमाचल का इलाका, और इधर सिक्किम का इलाका, ये सारा का सारा कौन सा इलाका है? ये हिमालय का क्षेत्र है, यानी पर्वतीय इलाका है। दूसरा थोड़ा बहुत हमारा पठारी क्षेत्र हो गया। अब ये दोनों क्षेत्र हैं, यहाँ पर आसानी से रेल की पटरियां नहीं बिछाई जा सकती, आसानी से मतलब सड़क परिवहन नहीं विकसित किया जा सकता। तो क्या यूज होगा यहाँ पे? यहाँ पे हेलीकॉप्टर यूज होते हैं। यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हेलीकॉप्टर यूज होंगे। भाई आपको यहाँ से पीलीबंगा जाना है, बीच में बहुत बड़ा पहाड़ है, तो आप हेलीकॉप्टर के थ्रू ही जाओगे ना। हवाई जहाज पे तो जाओगे तो फिर आप पाकिस्तान चले जाओगे, तो पाकिस्तान थोड़ी जाना है अपने को जाना है कहाँ पे? पीलीबंगा। तो पीलीबंगा जाने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा? हेलीकॉप्टर यूज करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे जाएगा ना, जबकि हवाई जहाज बहुत तेज चला जाएगा। तो इसलिए हेलीकॉप्टर की सेवा कम दूरियों के लिए यूज होती है, और वहां पे यूज होती है जहां पर पहाड़ वगैरह ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना तेल व गैस पाइपलाइन। ठीक है, देखो इसमें क्या है, तेल और गैस पाइपलाइन। सबसे पहले देखो, अपनों ने 3 प्रकार के परिवहन कर लिए। 3 प्रकार के परिवहन कौन से किए थे? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। ठीक है, और रेल परिवहन। 4 प्रकार के परिवहन अपनों ने कर लिए थे। ठीक है, अब एक नया परिवहन और आया है जिसे हम पाइपलाइन बोलते हैं। पाइपलाइन का एग्जांपल आप लोगे, जैसे घरों में पानी आता है, पानी किसके थ्रू आता है? पाइपों के थ्रू आता है। और अगर आप बड़ी सिटी में जाओगे जैसे दिल्ली, कोलकाता या फिर अमेरिका, वहां पे आप देखोगे जो आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर आता है, एलपीजी सिलेंडर आता है ना, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो सिलेंडर आता है उसमें एलपीजी गैस होती है। ये तो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, लेकिन अगर आप विदेशों की व्यवस्था देखोगे या बड़ी सिटियों की व्यवस्था देखोगे तो वहां पे क्या होता है, ये जो गैस होती है ये भी पाइपों के थ्रू आती है। जैसे पानी आपने जितना यूज किया उतना बिल आ जाता है ना, तो विदेशों में ऐसे ही होता है। गैस अगर आप खुला छोड़ दोगे तो उतना ज्यादा बिल आएगा। तो आगे आने वाले जमाने में गैस पे भी कम ही खुला छोड़ेंगे लोग। अभी तो खुला छोड़ देते हैं, सिलेंडर 2-2 लग जाते हैं घर पे, फिर बाद में 2-2 सिलेंडर में नहीं लगा करेंगे, एक ही सिलेंडर लगा करेगा, या फिर गैस थोड़ी थोड़ी सारी यूज करेंगे, क्योंकि गैस अगर आपने खुली छोड़ दी तो बिल ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो पाइपलाइन भी एक तरीके से परिवहन का साधन हो जाता है। फिर अगर जो पदार्थ है वो हमारा वो लिक्विड की फॉर्म में या फिर गैस की फॉर्म में, तो इसका पाइपों के थ्रू बड़ी आसानी से परिवहन हो जाएगा। अगर अपने सड़क परिवहन के थ्रू, ट्रक के थ्रू मान लो कोई गैस लेके जा रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी लीकेज हो जाती है तो सारी गैस वेस्ट हो जाती है ना। लेकिन पाइपलाइन के थ्रू वो रिस्क कम होता है। पाइपलाइन के थ्रू अगर लीक भी होगी तो सारी लीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि पाइप जो होती है वो जमीन के अंदर दबी हुई होती है, तो अच्छे से वो लीक भी नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं पाइपलाइन जो होती है वो द्रव पदार्थ का या गैसीय पदार्थ का बहुत ही आसानी से परिवहन कर लेता है, और सुरक्षित परिवहन एक तरीके से कर लेता है। अगर पेट्रोलियम टंकर है, उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, आग लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा, लेकिन पाइपों में ये भी रिस्क नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये पाइपलाइन हमारे लिए काफी अच्छा साधन आज के जमाने में सिद्ध हुआ है। अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें पाइपलाइन के, तो सबसे पहले देखो, गैस और तरल पदार्थों का लंबी दूरी तक परिवहन, ये तो मैंने आपको बता दिया। यानी गैस हो चाहे वो कोई और लिक्विड फॉर्म का पदार्थ हो, उसका लंबी दूरी तक परिवहन आसानी से पाइपलाइन के थ्रू कर देते हैं। छोटी दूरी के लिए तो हम ट्रक से भी ले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन जब लंबी दूरी है, जम्मू से अगर कन्याकुमारी जाना है या फिर गुजरात से अगर असम जाना है, तो पाइपलाइनिंग यानी यूज हो पाएगी। अगली विशेषता आती है इसका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय OIL इंडिया लिमिटेड। देखो इसमें अगर मान लो कोई पाइपलाइन की व्यवस्था, पाइपलाइन परिवहन देश में आ रहा है,
तो पाइपलाइन को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए ना, तो यह संस्था है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंदर आती है, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। OIL एक संस्था है जो पाइपलाइन व्यवस्था को भारत में कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है, रेगुलेट इन द सेंस ऑफ मतलब वो कहीं ना कहीं उसका नियमन करती है, ठीक है। और ये संस्था किसके अंदर आती है, किस मंत्रालय के अंदर आती है, वो आती है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंदर, ठीक है। OIL जो है ना, इसने एशिया की पहली पाइपलाइन बनाई थी जो लगभग 1157 किलोमीटर लंबी थी। कहां से बनी थी, कहां से कहां तक भारत में बनी थी, ये नहर कटिया असम में पड़ता है और वहां से बरौनी तक पड़ी थी। बरौनी जो पड़ता है, आई थिंक ये यूपी का शहर है बरौनी, ठीक है। तो असम के नहर कटिया से बरौनी जो यूपी के अंदर पड़ता है, यहाँ तक एशिया की पहली पाइपलाइन बनी थी जो कितनी लंबी थी, 1157 किलोमीटर लंबी थी, ठीक है। और ये किसने बनाई थी, OIL ने बनाई थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बनाई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के अंदर आता है, ये आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, OIL ने जो ये एशिया की पहली पाइपलाइन बनाई है, इसका 1966 में यानी 1966 में कानपुर तक विस्तार कर दिया जाता है, यानी ये और लंबी आगे कर दी जाती है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि ये तो पहली पाइपलाइन देखी आपने OIL ने बनाई थी, जो दूसरी पाइपलाइन है वो भी बनती है भारत में ही बनती है। वो कौन सी पाइपलाइन है, वो है HVJ पाइपलाइन। कौन सी पाइपलाइन है, HVJ पाइपलाइन। इसकी फुल फॉर्म होती है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। यानी हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ये तीनों स्थानों के नाम है। ये कहां पर पड़ती है, ये पश्चिम भारत में पड़ती है। पश्चिम भारत में नीचे से ऊपर की तरफ, जब हम उत्तर भारत की तरफ जाते हैं ना, तो हजीरा, फिर विजयपुर, फिर जगदीशपुर, ये एशिया की दूसरी पाइपलाइन कहलाती है। पाइपलाइन आपको समझ आ गया होगा, वापस में बता देता हूँ। पाइपलाइन जो होता है वो लंबी दूरियों के लिए गैस और तरल पदार्थों का परिवहन इसमें किया जाता है। कई कई बार जो ठोस पदार्थ होता है ना, उसका भी पाइपलाइन के थ्रू परिवहन कर दिया जाता है। अब आप कहोगे कि ठोस पदार्थ है वो कैसे बहेगा, ठोस पदार्थों में तो बहने का गुण होता ही नहीं है, तो पाइपलाइन के थ्रू कैसे जाएगा। ठोस पदार्थ को क्या करते हैं, वो गारे के रूप में बना देते हैं, उसको पीस के या फिर गर्म करके उसको गारे के रूप में बनाएंगे उसको, तो उसका भी बाद में क्या है, पाइपलाइन के थ्रू परिवहन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अपना अगला परिवहन तेल और गैस पाइपलाइन भी पूरा हो जाता है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है संचार जाल, ठीक है। अब देखो संचार जाल में क्या चीज है। सबसे पहले हम शब्द समझते हैं संचार को। संचार किसे कहते हैं, संचार का मतलब किसी वस्तु का या किसी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। एक तरीके से वो परिवहन ही हो गया। परिवहन में बड़ी वस्तु होती है, संचार में कहीं ना कहीं छोटी वस्तु होती है, एक तरीके से समझने का तरीका हो जाएगा। देखो पहले वाले जमाने में क्या होता था, एक तरीके से अपने संचार को देखें तो संकेत भी कह सकते हैं। पहले वाले जमाने में क्या होता था कि अगर किसी को कोई संकेत करना है, तो या किसी को कोई चिट्ठी भेजनी है, या मान लो आप किसी टापू पे फंस गए हो, आपको दूर खड़ी कश्ती को आवाज देनी है, तो आप क्या करते थे, आग का धुआं जला के धुएं से उसको उसका ध्यान खींचते थे, या फिर कोई भी और तरीका हो सकता था। पहले कबूतर के जरिए चिट्ठी भेजी जाती थी, डाक का ज्यादा यूज होता था, तो ये कहीं ना कहीं संचार व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता था। आधुनिक जमाने में संचार क्या होता है, टेलीफोन से होता है, टेलीग्राम से होता है, व्हाट्सएप से होता है, ईमेल, इंटरनेट, टेक्स्ट, ये सब चीजें आ जाती हैं। पहले वाले जमाने में ये सब चीजें नहीं आती थी, ठीक है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता रहता है, वैसे वैसे संचार की जो सुविधाएं हैं उसमें भी मॉडर्नाइजेशन आता रहता है, ठीक है। तो संचार के साधनों की अगर बात करें, तो संचार के साधन मोटे मोटे रूप से दो प्रकार में बांटे जाते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, एक होता है व्यक्तिक संचार के साधन और दूसरा होता है सार्वजनिक संचार के साधन। देखो जैसा कि नाम से हमें स्पष्ट है, व्यक्तिक संचार के साधन और सार्वजनिक संचार के साधन। व्यक्तिक में क्या होता है, जो संचार का जो साधन होता है, यानी जो संचार का जरिया है, वो जरिया एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करेगा, जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीफोन कौन ऑपरेट करता है, कौन यूज करता है, एक अकेला व्यक्ति करता है, तो वो संचार का जरिया एक अकेले व्यक्ति के लिए हो गया। टेलीग्राम हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल आईडी आप किसी एक की होती है ना, इंटरनेट हो गया, फैक्स हो गया, ये सारे के सारे क्या व्यक्तिक संचार के साधन है। जबकि सार्वजनिक संचार के साधन यानी सारे उसको यूज करते हैं। जैसे रेडियो, अब ऑल इंडिया रेडियो चलता है, पूरे भारत का एक ही रेडियो नेटवर्क है। टीवी, टीवी पे चैनल चलते हैं, दूरदर्शन हो गया, राज्यसभा टीवी, संसद टीवी, तो ये सारे के सारे एक ही चैनल है ना। तो ये इसमें काफी ज्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं, यानी एक से ज्यादा अगर लोग जुड़े हुए होंगे संचार नेटवर्क में, तो वो कौन सा नेटवर्क होगा, वो सार्वजनिक नेटवर्क होगा, कहीं ना कहीं सार्वजनिक संचार जाल होगा, या सार्वजनिक संचार का साधन होगा। इसमें रेडियो, टीवी, उपग्रह, पुस्तकें, ये सब चीजें आ जाती है। अगर अपने बात करें रेडियो की,
तो रेडियो जो है ना, भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण हुआ था 1923 में, 1923 में। किसने किया था? रेडियो क्लब क्लब ऑफ बॉम्बे। ये एक संस्था थी अंग्रेजों की, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। इसने भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किया था 1923 में, ठीक है। उसके आगे जाके 1930 के आसपास, यानी 1923 से 7 साल बाद जो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे है ना, उसके इसका और ज्यादा विस्तार होता है, भारत में रेडियो और प्रसिद्ध होता है। जैसे जैसे ये पॉपुलर हो रहा था, तो इसे आगे जाके ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR के नाम से जाना जाने लगा। आप कई बार सुनते हो ना, AIR न्यूज आ रही है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया रेडियो। 1930 में से AIR के नाम से जाना जाने लगा। और जैसे जैसे इसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई, 1957 के आसपास इसे एक और नाम दिया गया, जिसे क्या बोलते हैं? आकाशवाणी। उसके बाद आकाशवाणी समाचार आ रहे हैं, सुनते हो ना आप? ये तो थी रेडियो की बात। उसके बाद टीवी की बात करते हैं। टीवी यानी टेलीविजन, है ना। टेलीविजन में क्या है? देखो, टेलीविजन जो है ना, टेलीविजन आज जितने चैनल चलते हैं ना टेलीविजन पे, पहले इतने चैनल नहीं चला करते थे। पहले टेलीविजन पे एक आधा चैनल होता था, दूरदर्शन, ठीक है, यानी DD न्यूज उसको बोलते थे। उस पर 3 4 10 नाटक वगैरह आया करते थे। शक्तिमान आप सबने देखा होगा, ठीक है, विक्रम बेताल देखा होगा। तो टीवी जो है ना, टीवी से पहले देखो रेडियो आता है, रेडियो के बाद टीवी आता है। टीवी का जो नेटवर्क था पहले रेडियो के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन 1976 में, 1976 के आसपास ये जो टीवी का जो दूरदर्शन है ना, वो अलग से आता है, यानी वो रेडियो से अलग किया जाता है टीवी। क्योंकि पहले तो क्या, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों के पास हुआ करती थी। जैसे जैसे गांवों में पहुंची, छोटे छोटे लोगों के पास पहुंची, तो वहां पर एक नया नेटवर्क बनाया गया, दूरदर्शन जिसे कहते हैं, और उसमें बाकी चीजें आने लगी। जैसे जैसे संचार जाल फैला, भारत ने उपग्रह और आकाश में छोड़े, और इससे क्या है, नेटवर्क बढ़ता गया, और टीवी का भी आगे मॉडिफिकेशन होता गया, और धीरे धीरे अब रंगीन टीवी, अब LED वगैरह आते हैं। और आज के ज़माने में टीवी आप यूज़ ही नहीं करते, सारा का सारा फ़ोन में ही देखते हो। तो ये कहीं ना कहीं संचार जाल होता है। तो अपना लास्ट टॉपिक आता है उपग्रह संचार। दूरसंचार मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब है उपग्रह संचार। उपग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट तो सबको पता है क्या होती है। देखो, उपग्रह जो संचार है, देखो भारत, आप देखा होगा कि भारत बारी बारी क्या है, कुछ उपग्रह लॉन्च करता है। आज एक रॉकेट लॉन्च कर दिया, उसमें कुछ उपग्रह थे, फिर बाद में दूसरा लॉन्च कर दिया, उसमें कुछ उपग्रह थे। भारत का रिकॉर्ड है, एक साथ भारत ने 108 उपग्रह लॉन्च किए हुए हैं, और ये विश्व में किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। अपने आते हैं टॉपिक पे, उपग्रह संचार। देखो, उपग्रह संचार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं नियमन का काम करता है। नियमन यानी रेगुलेट, रेगुलेशन का काम करता है। कैसे करता है? देखो, उपग्रह जो है ना, उपग्रह क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे। उपग्रह अपने ऊपर बेचते क्यों है भाई? कोई भी चीज अगर नीचे चल रही है, जैसे टीवी होगी, रेडियो होगी, ठीक है, आपका मोबाइल हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, कहीं ना कहीं ये कुछ टावर ग्रहण करता है। इसमें कहते हो ना, आज इंटरनेट का टावर नहीं आ रहा है, आज मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा है, तो ये सिग्नल आता कहाँ से है? ये सैटेलाइट से आता है, ये उपग्रह से ही आता है। तो उपग्रह कहीं ना कहीं नियमन या रेगुलेशन का काम करता है। आप जो GPS सिस्टम देखते हो, आप जब गूगल मैप खोलते हो और उसमें कुछ प्लेस सर्च करते हो, आप जब फ्लिपकार्ट चलाते हो, आप जब स्विगी से ऑर्डर मंगाते हो और आपका ऑर्डर ट्रैक होता है, वो कहाँ से हो रहा होता है? कहीं ना कहीं उपग्रह से हो रहा होता है, सैटेलाइट से हो रहा होता है। तो सैटेलाइट पे यहाँ से कुछ सिग्नल जाता है, और वहां से वापस वो सिग्नल आता है हमारे पास। तो इस तरीके से क्या है कि वो कुछ स्थानों का नियमन या रेगुलेट करता है। जैसे अगर आप फोन करते हो, किसी को आप फोन करते हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरे फोन से मैंने आवाज बोली और दूसरे के फोन पे उसको सुनाई दे रही है? तो क्या फोन के अंदर घुस गई आवाज? ऐसा तो नहीं है भाई। आपका जो आवाज है, आपकी जो ऑडियो है, वो कहीं ना कहीं सिग्नल में कन्वर्ट हो गई, सिग्नल से टावर पे गई, टावर ने सैटेलाइट पे भेजी, सैटेलाइट से जिस स्थान पे आपने कॉल किया है उस स्थान पे गई, वहां के टावर पे गई, वहां के टावर से वापस दूसरे फोन पे गई, और वो वापस ऑडियो में बन गई वो। तो कहीं ना कहीं ये जो उपग्रह है, ये सारा का सारा नियमन का काम करता है। अगर उपग्रह की बात की जाए, तो भारत सैटेलाइट लॉन्च करता है। भारत के इसरो का नाम आपने सुना होगा, इसरो, नासा, इन सब का नाम सुना होगा आपने। तो इसरो के पास है 2 प्रकार की सैटेलाइट सिस्टम, यानी 2 प्रकार की सैटेलाइट ये लॉन्च करता है। एक होती है इनसैट और एक होती है IRS। सबसे पहले बात करते हैं इनसैट की। इनसैट की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, और ये कहीं ना कहीं बहुउद्देशीय इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है। बहुउद्देशीय का मतलब इसमें मौसम वगैरह हो गया, या फिर कुछ और चीजें, जैसे GPS हो गया, है ना। GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं इसको,
जीपीएस को क्या बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस ये अमेरिका का है, ठीक है। भारत का अपना जीपीएस जो है ना वो नाविक के नाम से जाना जाता है, NAVIC, नाविक। अभी रिसेंटली ये यूज में नहीं है, ये सिर्फ आर्मी वाले ज्यादातर इसको यूज करते हैं। ये इसमें कुल 7 सैटेलाइट हैं, ठीक है। 4 अलग है, 3 अलग है, ठीक है। वो अलग अलग ऑर्बिट में है, वो किसी और क्लास में अपने देख लेंगे। भारत का खुद का जीपीएस किस नाम से जाना जाता है, नाविक के नाम से। जीपीएस कहाँ का है, ये अमेरिका का है, ठीक है। तो ये जो जीपीएस हो गया, मौसम संबंधी जो हमें ज्ञान होता है वो कहीं ना कहीं कौन से सैटेलाइट सिस्टम से होता है, इनसेट से होता है। इनसेट का मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो सैटेलाइट का सिस्टम आता है वो होता है IRS, इसे बोलते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। रिमोट सेंसिंग यानी कहीं ना कहीं ये संचार से संबंधित है। तो IRS का ज्यादातर यूज संचार सेवाओं में होता है, जैसे टीवी देखते हो, ये जो टीवी वगैरह देखते हो या कुछ दूरदर्शन देखते हो, रेडियो, ये सब कुछ किससे, कौन से सैटेलाइट से रेगुलेट होता है, ये कहीं ना कहीं IRS से होता है। और बाकी कौन से सैटेलाइट सिस्टम आता है हमारे पास, इनसेट आता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के बाद इसरो सैटेलाइट बनाता है, एक इनसेट के अंदर, एक IRS के अंदर। इनसेट की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और जबकि जो IRS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये सैटेलाइट तो बना दी, अब सैटेलाइट के कोई पंख तो नहीं लग गए, वो कोई पापा की परी तो नहीं है वो उड़ के चली गई, ऐसे तो है नहीं। तो सैटेलाइट को भेजने के लिए भी तो कोई ना कोई रॉकेट चाहिए होता है। तो भारत के पास यानी इसरो के पास 2 प्रकार के रॉकेट सिस्टम है। 2 प्रकार के रॉकेट सिस्टम कौन कौन से हैं, एक PSLV है और एक GSLV है, ठीक है। देखो PSLV क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी जो सैटेलाइट पोलार पे यानी ध्रुवों पे भेजनी होती है वो कौन से सिस्टम कहलाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम कहलाता है। यानी पृथ्वी ये होती है, पृथ्वी के 2 ध्रुव है, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ साउथ पोल है। यानी जो ध्रुवों की ओर जो ऐसे ऑर्बिट होती है ना, जो ध्रुवों की ओर की ऑर्बिट होती है, और इसमें अगर कोई सैटेलाइट अपने को डालनी है तो वो कहाँ से डालेंगे, अपने PSLV से डालेंगे, यानी PSLV से वो लॉन्च करेंगे। और बाकी जो जियो सिंक्रो दूसरी होती है GSLV रॉकेट होता है, और वहां से अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती है तो ये ध्रुवों से नहीं, ये इस प्रकार से पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है। ये डीप बातें हैं, ये कोई बड़ी क्लास में अपने देखेंगे, आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है। अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजनी हो तो GSLV के थ्रू भेजेंगे, और अगर पोलार ऑर्बिट में भेजनी हो तो PSLV के थ्रू भेजेंगे। वापस सुन लो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, PSLV होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर अपने ये चैप्टर पूरा होता है, ठीक है। आप बताना आज व्हाइट बोर्ड पे आपको क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो सारी क्लास ही व्हाइट बोर्ड पे आएंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।